अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 20 न्यूक्लियर फिज़िक्स, और आज का जो हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 20 में वो है न्यूक्लियर रिएक्शंस के ऊपर। न्यूक्लियर रिएक्शंस, कल का लेक्चर जो था वो आपके साथ न्यूक्लियर रिएक्टर्स के ऊपर था, जिस पे हमने दो टाइप्स ऑफ रिएक्टर्स की बात की थी, थर्मल रिएक्टर्स और फास्ट रिएक्टर्स। और आज का जो लेक्चर है हमारे साथ वो न्यूक्लियर रिएक्शंस के ऊपर है। ठीक है। सो न्यूक्लियर रिएक्शंस जो हैं ये ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनमें आपके साथ न्यूक्लियाइज जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। सो the reactions in which atomic nuclei are involved. Atomic nuclei are involved. ठीक है। ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस। स्टूडेंट्स, ये जो रिएक्शंस हैं ये केमिकल रिएक्शंस से डिफरेंट है। दे आर डिफरेंट फ्रॉम जो आप नॉर्मली केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं। ये उन रिएक्शंस से जो है वो डिफरेंट है। केमिकल रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, और न्यूक्लियर रिएक्शंस वो रिएक्शंस हैं जिसमें आपके साथ न्यूक्लियाइज जो है वो इन्वॉल्व होती है। स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा होगा, बल्कि आप हमेशा जो है जो भी केमिकल रिएक्शन होता था आप हमेशा उस रिएक्शन को बैलेंस करते थे। तो मतलब ये है कि केमिकल रिएक्शंस में जितना मास जो है वो रिएक्टेंट्स का होता था, बिल्कुल उतना ही मास आपके साथ जो है वो प्रोडक्ट्स का भी होता था। तो केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो मास ऑफ रिएक्टेंट्स और मास ऑफ प्रोडक्ट्स दोनों आपके साथ सेम होते थे। लेकिन स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर रिएक्शंस में ऐसा नहीं होगा। न्यूक्लियर रिएक्शंस में आपके साथ जो है वो मास ऑफ द रिएक्टेंट्स जो होगा वो आपके साथ ज़्यादा होगा मास ऑफ द प्रोडक्ट से। ठीक है। और जो ये डिफरेंस होगा, असल में यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ मास ऑफ रिएक्टेंट्स जो होता है, मास ऑफ रिएक्टेंट्स, वो आप कह सकते हैं कि दो चीज़ों में कन्वर्ट हो जाता है। वो कन्वर्ट हो जाता है मास ऑफ प्रोडक्ट्स में, और साथ में आपके साथ उस मास का कुछ हिस्सा एनर्जी में भी कन्वर्ट हो जाता है। सो न्यूक्लियर रिएक्शंस और केमिकल रिएक्शंस में ये एक मेन फ़र्क है कि न्यूक्लियर रिएक्शंस में मास ऑफ रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो मास ऑफ प्रोडक्ट से ज़्यादा होते हैं। और जो डिफरेंस होता है इसका, जिसको हमने इस चैप्टर में मास डिफेक्ट का नाम दिया था, जो इन दोनों का डिफरेंस होगा, मतलब मास ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट्स, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो आपके साथ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। तो आपके साथ स्टूडेंट्स ये जो न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं इसकी दो मेन टाइप्स हैं। न्यूक्लियर रिएक्शंस की आपके साथ दो मेन टाइप्स हैं। एक को हम जो है वो कहते हैं न्यूक्लियर फिजन्स, और एक को हम कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन्स।
ठीक है। सो ये दो आपके साथ न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं, फिजन्स और फ्यूजन्स। अगर हम इनकी सिमिलरिटी पे बात करें तो जैसे हमने कहा दोनों न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं, दोनों में मास ऑफ रिएक्टेंट्स जो है वो मास ऑफ प्रोडक्ट से ज़्यादा होगा, दोनों में आपके साथ प्रोडक्ट्स भी आएंगे और आपके साथ एनर्जी भी आएगी, जिस एनर्जी को आप फर्दर अपने मकासद के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब डिफरेंस क्या है फिजन और फ्यूजन में, उसको समझने के लिए अब हम ज़रा फिजन और फ्यूजन को जो है वो वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फ्यूजन को डिस्कस कर लेते हैं कि फ्यूजन आपके साथ कौन सा प्रोसेस है, ठीक है। तो सॉरी, फिजन को सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो फिजन में स्टूडेंट्स क्या होता है कि आपके साथ एक बिगर मॉलिक्यूल जो है, आपके साथ एक बिग मॉलिक्यूल स्प्लिट हो जाता है, एक ही मॉलिक्यूल स्प्लिट हो जाता है एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। तो लेट्स सपोज ये आपके साथ एक मॉलिक्यूल है और इससे मॉलिक्यूल वन बन गया और साथ में जो है मॉलिक्यूल टू बन गया लेट्स सपोज, और साथ में मॉलिक्यूल थ्री बन गया, और साथ में आपको क्या मिल गई, आपको कुछ एनर्जी भी मिल गई। तो ऐसे प्रोसेस को स्टूडेंट्स हम जो है वो फिजन कहते हैं। मतलब डिफिनीशन आप इसकी इस तरह करेंगे कि द प्रोसेस, द एटॉमिक या द न्यूक्लियर रिएक्शन इन विच द न्यूक्लियर रिएक्शन इन विच a big molecule is splitted into its डॉटर एटम्स, ठीक है। जिसमें एक बिग एटम जो है वो क्या करे, वो अपने डॉटर एटम्स में स्प्लिट, मॉलिक्यूल की जगह अगर हम एटम का लफ्ज़ यूज़ करें तो यहाँ ये मोर अप्रोप्रिएट होगा, जिसमें एक बड़ा एटम जो है अपने डॉटर एटम्स में स्प्लिट हो जाए, तो इस प्रोसेस को हम जो है क्या कहते हैं, फिजन कहते हैं। मतलब जिसको आप नॉर्मली जो है केमिकल रिएक्शंस के डोमेन में आप इस किस्म के रिएक्शंस को जो है वो डीकम्पोजिशन कहते थे, ठीक है। और जिस तरह हमने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ा था कि जिसमें हमने एक ही वेक्टर को एक से ज़्यादा कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दिया था, तो उसी तरह आपके साथ ये फिजन का भी प्रोसेस है। फिशन में एक रिएक्टेंट होगा और आपके साथ एक से ज़्यादा जो है वो आपके साथ प्रोडक्ट्स होंगे। तो नॉर्मली स्टूडेंट्स ये फिजन मेजॉरिटी केसेस में हम ये फिजन करवाते हैं यूरेनियम 235 के साथ। तो फिजन रिएक्शंस में हम क्या करते हैं, हम यूरेनियम 235 जो कि यूरेनियम का एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, उस यूरेनियम 235 के साथ हम एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन जो है, एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन हम उस यूरेनियम 235 के न्यूक्लियस पे बम्बार्ड कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स जैसे ही हम यूरेनियम 235 के न्यूक्लियस के साथ स्लो मूविंग न्यूट्रॉन को इंटरेक्ट करते हैं, तो आपके साथ यूरेनियम 235 स्प्लिट हो जाता है बेरियम में। एक एटम इससे जो है वो किसका बनता है, वो बेरियम का बनता है। साथ में दूसरा एटम जो है वो आपके साथ बनता है क्रिप्टॉन का, और क्रिप्टॉन का जो एटॉमिक मास नंबर है वो 92 है, और जो एटॉमिक नंबर है वो 36 है। और साथ में आपके साथ 3 न्यूट्रॉन्स बनते हैं, और साथ में आपके साथ कुछ एनर्जी बन जाती है। यहाँ पे एनर्जी को हम Q के सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जैसे हमने न्यूक्लियर रिएक्टर्स में भी बात की थी कि जब आप एक यूरेनियम एटम को डिस्टर्ब करते हो तो साथ में आपके साथ क्या बन जाते हैं, 3 न्यूट्रॉन्स और बन जाते हैं। स्टूडेंट्स इसमें जो हमने ये Q का सिंबल पढ़ा है, इस Q को कहा जाता है डिसइंटीग्रेशन एनर्जी पर इवेंट।
इसको कहा जाता है डिसइंटीग्रेशन एनर्जी पर इवेंट। पर इवेंट का मतलब ये है कि जब एक एटम आपके साथ जो है वो जो न्यूट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करेगा, तो एक एटम से जितनी एनर्जी आएगी उस एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन ये है कि इस क्यू की वैल्यू जो है आपके साथ क्या होगी, ये क्यू जो है ये किसके इक्वल होगा। तो क्यू के लिए हमें कैलकुलेशन करनी होगी, हमें मास ऑफ रिएक्टेंट्स फाइंड करना होगा और हमें मास ऑफ प्रोडक्ट फाइंड करना होगा, और फिर इसका जो डिफरेंस इन मास आया है उस डिफरेंस इन मास को हमें कन्वर्ट करना होगा एनर्जी में, और उस एनर्जी को फिर हम क्या कहेंगे, उस एनर्जी को हम जो है क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये जो दो है ये रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है, और ये जो आपके साथ तीन है, ये तीन आपके साथ प्रोडक्ट्स हैं। तो चले कैलकुलेट करते हैं कि रिएक्टेंट्स का आपके साथ मास कितना है। और स्टूडेंट्स, ये जितने भी मासेस हैं ये हम किस यूनिट में कैलकुलेट करेंगे, ये हम AMU के यूनिट में कैलकुलेट करेंगे, जिसको सिंपली जो है वो U भी कहा जाता है। तो सबसे पहले रिएक्टेंट्स में आपके साथ देखें तो न्यूट्रॉन है। स्टूडेंट्स, न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो है 1.0087 U, ठीक है। और दूसरा आपके साथ ये यूरेनियम 235 है। यूरेनियम 235 का जो मास होता है वो आपके साथ होता है 235.439 U, ठीक है। ये तो आपके साथ रिएक्टेंट्स हो गए, और रिएक्टेंट्स का ये टोटल मास जब आप ये ऐड करें तो ये आ जाएगा 236 पॉइंट, इसको ऐड करें तो हाँ 236.0526 U, ठीक है। ये आपके साथ आ गया मास ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। अब स्टूडेंट्स कैलकुलेट करते हैं मास ऑफ प्रोडक्ट को, ठीक है। तो मास ऑफ प्रोडक्ट्स में आपके साथ एक जो है, जैसे हमने बात की, एक आपके साथ उसमें बेरियम है। तो बेरियम का जो मास है वो आपके साथ है 140.9139 U, और दूसरा आपके साथ क्रिप्टॉन है। क्रिप्टॉन का जो मास है वो आपके साथ है 91.8973 U, और फिर आपके साथ तीन न्यूट्रॉन्स बन गए हैं। तो तीन न्यूट्रॉन्स का कंबाइंड मास होगा 3.026U। और स्टूडेंट्स, इन सब को जब आप ऐड करते हैं तो आपके साथ आता है 235.8373U, और ये आपके साथ आ गया मास ऑफ द प्रोडक्ट्स। अब स्टूडेंट्स, इसका जो मास डिफेक्ट है, जो चेंज इन मास है, उसके लिए जो फॉर्मूला है वो है मास ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट्स। वो चेंज इन मास आपके साथ इक्वल आता है इस केस में 0.2153U। और अगर इसी मास को 0.2153U को, इस मास को आप मल्टीप्लाई कर लें 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ, तो स्टूडेंट्स ये मास कन्वर्ट हो जाएगा एनर्जी में, और उसी एनर्जी को हम Q कहते हैं, और वो एनर्जी आपके साथ आएगी 200.44 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो स्टूडेंट्स, कहने का मतलब ये हुआ कि जब आपके साथ एक यूरेनियम एटम जो है, जब उसको हम एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करें और उस यूरेनियम एटम के न्यूक्लियस को हम डिस्टर्ब करें, तो वो स्प्लिट हो जाता है, आपके साथ बेरियम बन जाता है, क्रिप्टॉन बन जाता है,
और 3 न्यूट्रॉन्स वहाँ से निकलते हैं, और जो एनर्जी आपके साथ आती है एक यूरेनियम के एटम से, वो एनर्जी आपके साथ आती है 200.44 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी। और ये एनर्जी जो है ये सिर्फ एक एटम के हेल्प से आई है, ठीक है। अगर आप एक से ज़्यादा एटम्स को डिस्टर्ब करेंगे तो फिर हर एटम से आपके साथ इतनी एनर्जी आती जाएगी, और उस एनर्जी को जो है फिर आप अपने मकसद के लिए फर्दर यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये आपके साथ यूरेनियम 235 का फिजन है, और हमने इस पे भी बात की थी न्यूक्लियर रिएक्टर्स में कि ये फिजन जो यूरेनियम 235 का है, ये फिजन एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है। मतलब अगर आप एक यूरेनियम एटम को डिस्टर्ब करते हैं तो उस यूरेनियम एटम से जो ये 3 न्यूट्रॉन्स निकले हैं, ये फर्दर 3 यूरेनियम एटम्स को डिस्टर्ब करेगा, और जब ये 3 यूरेनियम एटम्स डिस्टर्ब होंगे तो वो फर्दर आपके साथ 9 एटम्स को डिस्टर्ब करेंगे, और इसी तरह वो 9 एटम्स से फिर 27 जो है वो न्यूट्रॉन्स निकलेंगे, और वो फिर 27 एटम्स को डिस्टर्ब करेंगे। और हमने जो है न्यूक्लियर रिएक्टर्स के टॉपिक में ये डिस्कस किया था कि ये जो आपके साथ 3 पावर x के रिलेशन से ये जो चेन बन रहा है, इसको जो है फिजन चेन कहते हैं। और अगर इस फिजन चेन को हम कंट्रोल ना करें तो आपके साथ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी बन सकती है। तो इसलिए इस फिजन चेन को जो है हमेशा हमें क्या करना पड़ता है, कंट्रोल करना पड़ता है। और उसके लिए हमने बात की थी कि हम न्यूक्लियर रिएक्टर्स में न्यूट्रॉन एब्जॉर्बर्स यूज़ करते हैं, जिसके हेल्प से हम इस फिजन चेन को अगर हम चाहें तो कांस्टेंट भी रख सकते हैं, और अगर हम चाहें तो हम इस फिजन चेन को डिक्रीजिंग भी रख सकते हैं, और अगर हम चाहें तो हम इस फिजन चेन को जो है वो इंक्रीजिंग भी रख सकते हैं। तो उस पे थोड़ी सी दोबारा बात कर लेते हैं। ऑलरेडी हमने उस पे थोड़ी सी बात जो है वो की भी थी, लेकिन उसको जो है रिकंसंट्रेट करने के लिए हम उस पर थोड़ी सी दोबारा डिस्कशन कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, हमने कहा था कि जब आप एक यूरेनियम एटम को डिस्टर्ब करते हैं तो उस यूरेनियम एटम से 3 न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, और वो 3 न्यूट्रॉन्स जो हैं वो 3 यूरेनियम एटम्स को डिस्टर्ब करेंगे, और उससे आपके साथ 9 न्यूट्रॉन्स निकलेंगे, और वो 9 न्यूट्रॉन्स जो है फर्दर 9 एटम्स को डिस्टर्ब करेंगे। तो ज़रा इसको आप देखें स्टूडेंट्स, आपने एक एटम को डिस्टर्ब किया, उसकी वजह से 3 एटम्स डिस्टर्ब हुए, उसकी वजह से 9 एटम्स डिस्टर्ब हुए, उसकी वजह से 27 एटम्स डिस्टर्ब होंगे, और उसकी वजह से 81 एटम्स डिस्टर्ब होंगे। तो इस 1 को हम 3 पावर 0 लिख सकते हैं, इसको 3 पावर 1 लिख सकते हैं, इसको 3 पावर 2 लिख सकते हैं, इसको 3 पावर 3 लिख सकते हैं, इसको 3 पावर 4 लिख सकते हैं। तो ये देखें, ये जो आपके साथ इंक्रीज आ रहा है, इस इंक्रीज को हम एक्सपोनेंशियल इंक्रीज कहते हैं, और इसी को जो है वो फिजन का क्या कहा जाता है, इसको फिजन का चेन रिएक्शन। और ये किसका फिजन है, ये यूरेनियम 235 का फिजन चेन रिएक्शन है। तो अब बात करते हैं स्टूडेंट्स के इसको हम कंट्रोल कैसे करेंगे। तो कंट्रोल करने में सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इसके कंट्रोल करने में एक टर्मिनोलॉजी है जिसको कहा जाता है क्रिटिकल मास। क्रिटिकल मास, स्टूडेंट्स, क्रिटिकल मास जो है ये आपके साथ मास का वो हिस्सा है जो इस फिजन चेन रिएक्शन को जो है सिर्फ कांस्टेंट लेवल पे कंटिन्यू रख सकता है। तो क्रिटिकल मास को आप डिफाइन कर सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल
the amount of nuclear fuel which can sustain the chain at a कांस्टेंट लेवल। ठीक है, मतलब वो यूरेनियम 235 का उतना मास के जो आपको एक कांस्टेंट पावर दे सके, वो मास जो आपको एक कांस्टेंट पावर दे सके, या वो मास जो आपको एक कांस्टेंट एनर्जी रेट दे सके, तो उस मास को, यूरेनियम के उस मास को हम क्या कहते हैं? उस मास को हम क्रिटिकल मास कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपके न्यूक्लियर फ्यूल का मास फर्ज करें किसके इक्वल है? उस क्रिटिकल मास के इक्वल है, तो फिर क्या सिचुएशन होगी? और अगर आपके साथ उस न्यूक्लियर फ्यूल का मास उस क्रिटिकल मास से ज़्यादा है, तो फिर क्या सिचुएशन होगी? और अगर आपके साथ न्यूक्लियर फ्यूल का जो मास है वो उस क्रिटिकल मास से कम है, तो फिर आपके साथ क्या सिचुएशन होगी? तो स्टूडेंट्स, ये तीन जो है हमने सिचुएशंस डिस्कस करने हैं। और इस पहले सिचुएशन को, जिसमें क्रिटिकल मास के इक्वल होता है आपके साथ उसका मास, तो इसको हम कहते हैं क्रिटिकल कंडीशन। इसको कहा जाता है क्रिटिकल कंडीशन। ठीक है, और ये जो दूसरा केस है जिसमें आपका मास क्रिटिकल मास से ज्यादा है, इसको कहा जाता है सुपर क्रिटिकल कंडीशन। सुपर क्रिटिकल कंडीशन। और ये जो तीसरा केस है जिसमें न्यूक्लियर फ्यूल का मास जो है वो क्रिटिकल मास से कम है, तो इसको कहा जाता है सब क्रिटिकल कंडीशन। ठीक है, अच्छा, क्रिटिकल कंडीशन में क्या होगा स्टूडेंट्स? क्रिटिकल कंडीशन में आपको उस न्यूक्लियर पावर स्टेशन से कांस्टेंट पावर और कांस्टेंट एनर्जी रेट जो है वो मिलता जाएगा। लेकिन सुपर क्रिटिकल कंडीशन में क्या होगा? सुपर क्रिटिकल कंडीशन में आपको जो पावर मिलेगा और जो एनर्जी का रेट मिलेगा स्टूडेंट्स, वो इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, मतलब वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता जाएगा। और सब क्रिटिकल कंडीशन में क्या होगा? सब क्रिटिकल कंडीशन में आपको जो पावर मिलेगा उस न्यूक्लियर पावर स्टेशन से, या जो एनर्जी का रेट आपको मिलेगा, वो टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता जाएगा। तो ये आपके साथ जो है हमने न्यूक्लियर फिजन पे थोड़ी सी बात कर ली। और इस पे भी हमने बात की थी कि आपके साथ जो यूरेनियम 235 है, नॉर्मली उसकी कंसंट्रेशन जो होती है अर्थ क्रस्ट में, विथ रेशो ऑफ यूरेनियम 238, जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप नहीं है, वो 0.7% और 99.3% होती है। लेकिन इसको हम डायरेक्टली एज अ न्यूक्लियर फ्यूल यूज़ नहीं कर सकते। हमने कल के लेक्चर में बात की थी कि हम एक प्रोसेस करते हैं इसके साथ, जिसको एनरिचमेंट प्रोसेस कहा जाता है। और इस एनरिचमेंट प्रोसेस में हम एक आर्टिफिशियल जो है वो कंसंट्रेशन बनाते हैं, और वो आर्टिफिशियल कंसंट्रेशन में हम यूरेनियम 235 को मिनिमम 3% या मैक्सिमम 5% तक बढ़ा देते हैं, और फिर हम उसे एज ए न्यूक्लियर फ्यूल जो है किसी न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये तो बातें हो गई न्यूक्लियर फिजन की। अब आते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन की तरफ, और देखते हैं कि न्यूक्लियर फ्यूजन में आपके साथ क्या प्रोसेस जो है वो होता है। तो स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर फ्यूजन जो है वो फिजन से मुख्तलिफ है। न्यूक्लियर फ्यूजन जो है उसमें, उसको आप जिस तरह आप केमिस्ट्री में एडिशन रिएक्शंस पढ़ते हैं, तो न्यूक्लियर फ्यूजन भी असल में एडिशन रिएक्शन है। मतलब इसमें रिएक्टेंट्स जो हैं वो एक से ज़्यादा होंगे, और वो मिलकर क्या बनाएंगे?
वो मिलकर आपके साथ एक ही प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है। और उस प्रोडक्ट के साथ साथ आपको क्या मिल जाएगी, आपको कुछ एनर्जी भी अ, जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। सो न्यूक्लियर फ्यूजन को अगर आप डिफाइन करना चाहें तो आप इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है कि स्मॉल न्यूक्लियाइज आपस में मिलती है, स्मॉल न्यूक्लियाइज, और वो आपस में मिलकर क्या बना लेती है, एक स्टेबल बिगर न्यूक्लियाई बना लेती है। तो इसको हम न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। स्टूडेंट्स, इस न्यूक्लियर फ्यूजन के डोमेन में दो बातें जो है वो समझना इम्पॉर्टेंट है। एक को, न्यूक्लियर फ्यूजन के प्रोसेस को हम प्रोटॉन साइकिल कहते हैं। प्रोटॉन साइकिल जो नॉर्मली जो है सन में जो हो रहा होता है, तो उसको हम प्रोटॉन साइकिल कहते हैं। और एक न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस ऐसा है जिसको हम कार्बन साइकिल कहते हैं। ये दो न्यूक्लियर फ्यूजन्स के साइकिल्स जो है समझना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इसको वन बाय वन जो है समझते हैं कि प्रोटॉन साइकिल में क्या होता है और कार्बन साइकिल में क्या होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रोटॉन साइकिल जो है उसमें क्या प्रोसेस होता है, ठीक है। और प्रोटॉन साइकिल जो है उसको आप सिंपली इस तरह समझ सकते हैं कि the fusion of hydrogen atoms to form helium, to form हीलियम, ठीक है। इसको हम प्रोटॉन साइकिल कहते हैं। लेकिन ये स्टेप बाय स्टेप कैसे होता है उसको जो है अब हम समझेंगे। तो स्टूडेंट्स, पहला जो इसमें स्टेप है, तो वो आपके साथ दो प्रोटॉन्स आपस में मिलते हैं और आपके साथ एक जो है हाइड्रोजन का ड्यूट्रियम आइसोटोप बना लेते हैं, ठीक है। मतलब ये दो प्रोटॉन्स जो हैं आपस में मिल गए, मतलब दो दो प्रोटॉन्स मतलब दो हाइड्रोजन एटम्स जो है वो आपस में मिल जाते हैं। और इसमें ये हाइड्रोजन 2 1 बना लेते हैं, जिसको हम हाइड्रोजन का एक आइसोटोप कहते हैं, जिसको ड्यूट्रियम आइसोटोप कहा जाता है। और साथ में आपके साथ एक बीटा पॉजिटिव पार्टिकल निकलता है, और साथ में आपके साथ कुछ एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। और ये एनर्जी जो रिलीज होती है, इसको लेट सपोज हम एनर्जी 1 कह देते हैं। तो ये एनर्जी जो रिलीज होती है, ये 0.42 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज होती है। और स्टूडेंट्स, ये जो पहला स्टेप है ये 2 दफा होता है। मतलब ये कितनी दफा होगा, ये ट्वाइस होगा। मतलब दो प्रोटॉन्स आपस में, दो हाइड्रोजन एटम्स आपस में मिल लेंगे तो एक ड्यूट्रियम बना लेंगे, और दो हाइड्रोजन एटम्स दोबारा आपस में मिल लेंगे तो एक और ड्यूट्रियम बना लेंगे। मतलब ये जो एनर्जी है, इस फर्स्ट स्टेप की एनर्जी को फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 2 के साथ, क्योंकि ये प्रोसेस आपके साथ 2 दफा होगा। अच्छा स्टूडेंट्स, अब जो एक ड्यूट्रियम बना, एक रिएक्शन से जो एक ड्यूट्रियम बना, और फिर दूसरे रिएक्शन से जो दूसरा ड्यूट्रियम बना, वो फिर आपस में मिल जाते हैं और वो हीलियम का एक आइसोटोप बनाते हैं, जिसको हम हीलियम 3 2 कहते हैं। और इसमें भी आपके साथ जो है कुछ एनर्जी रिलीज हो जाती है। स्टूडेंट्स, ये जो एनर्जी रिलीज होती है इसको लेट सपोज हम E2 कह देते हैं। और ये जो एनर्जी आपके साथ रिलीज होती है, ये रिलीज होती है 5.49 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, ठीक है। अच्छा, ये जो दूसरा स्टेप है स्टूडेंट्स, ये भी 2 दफा होता है। ये भी आपके साथ क्या होगा, ट्वाइस होगा, ठीक है। तो हमें इस एनर्जी को भी 2 के साथ क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। और स्टूडेंट्स, ये जो फिर आपके साथ अच्छा, यहाँ पे आप देखें तो 2 + 2 से 4 आता है,
और 2 + 2 से 4 आता है, लेकिन यहाँ पे 3 है, और 1 + 1 से 2 आता है, तो यहाँ पे एक और पार्टिकल भी निकलेगा जिसका ऊपर वाली वैल्यू 1 होगी और नीचे वाली वैल्यू आपके साथ उसकी जो है वो 0 होगी। और इस पार्टिकल को जो है हम क्या कहते हैं, इस पार्टिकल को हम न्यूट्रॉन कहते हैं। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट हो गया आपके साथ, और दो आपके साथ क्या बन गए, दो आपके साथ हीलियम के जो है वो दो आइसोटोप्स बन गए। अब स्टूडेंट्स तीसरा रिएक्शन जो होगा वो ये होगा कि यही हीलियम के जो दो आइसोटोप्स बने हैं, एक हीलियम 32 बना है और दूसरा भी हीलियम 32 बना है, अब ये आपके साथ कंबाइन होके हीलियम 42 बना लेंगे। ठीक है, हीलियम 42 बना लेंगे, साथ में दो हाइड्रोजन एटम्स बना लेंगे, और साथ में आपके साथ कुछ एनर्जी बन जाएगी। ठीक है, तो ये जो एनर्जी बनती है आपके साथ, ये एनर्जी बनती है 12.85 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। ठीक है, तो इस प्रोसेस के ज़रिए आपके साथ जो है क्या होता है, आपके साथ आखिर में हीलियम मॉलिक्यूल जो है वो बन जाता है। इसको डायग्राम के ज़रिए अगर हम थोड़ा सा दोबारा रिवाइज कर लें, तो स्टूडेंट्स आपके साथ हो क्या रहा है कि आपके साथ दो जो है, दो हाइड्रोजन के एटम्स, दो हाइड्रोजन के एटम्स कंबाइन हो जाते हैं और आपके साथ क्या बना लेते हैं, हाइड्रोजन का ड्यूट्रियम आइसोटोप बना लेते हैं। और यहाँ पर दोबारा दो हाइड्रोजन के एटम्स कंबाइन हो जाते हैं और यहाँ पर भी आपके साथ क्या बन जाता है, ड्यूट्रियम का एक एटम बन जाता है। फिर स्टूडेंट्स ये जो दो ड्यूट्रियम के एटम्स हैं ये आपके साथ मिल जाते हैं, और ये भी दो दफ़ा मिलते हैं। मतलब एक दफ़ा ड्यूट्रियम के एटम के साथ मिला, और दूसरी दफ़ा ड्यूट्रियम के एटम के साथ मिला, तो हीलियम का 32 आइसोटोप बन गया, और यहाँ भी हीलियम का 32 आइसोटोप बन गया। और फिर जब ये हीलियम के आइसोटोप्स 32 वाले आइसोटोप्स मिलते हैं, तो फिर हीलियम का जो है 42 का आइसोटोप जो है वो बन जाता है। स्टूडेंट्स ये जो पूरा प्रोसेस हमने पढ़ा, अगर इसको हम एक ही रिएक्शन में जो है इसको वाइंड अप करें और इन सब को जो है एक ही रिएक्शन में लिख लें, तो आपके साथ वो रिएक्शन कुछ ऐसा होगा कि आपके साथ जो है 6 हाइड्रोजन एटम्स होंगे। 6 हाइड्रोजन एटम्स क्या करेंगे, वो आपके साथ हीलियम का एक एटम बना लेंगे, हीलियम का एक एटम बना लेंगे, साथ में आपके साथ दो हाइड्रोजन एटम्स वापस आ जाएंगे, और आपके साथ जो है कुछ एनर्जी बन जाएगी। और वो एनर्जी जो आपके साथ बनेगी स्टूडेंट्स, वो एनर्जी होगी 26.71 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। ठीक है, वो एनर्जी कितनी बनेगी, 26.71 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। यहाँ पर एमसीक्यूज के लिए आप कुछ बातें याद रखें कि प्रोटॉन साइकिल के एक साइकिल में आपके साथ कितने प्रोटॉन्स या कितने हाइड्रोजन एटम्स हिस्सा लेते हैं, तो उसका आंसर है कि 6 हाइड्रोजन एटम्स हिस्सा लेते हैं। लेकिन उनमें यूज़ कितने हो जाते हैं स्टूडेंट्स, उनमें यूज़ जो है वो सिर्फ 4 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, वो बाकी दो हाइड्रोजन एटम्स वापस भी बन जाते हैं। तो ये दो बातें एमसीक्यूज के लिए आपने जहन में रखने हैं कि प्रोटॉन साइकिल में जो आपके साथ हाइड्रोजन एटम यूज़ होते हैं वो 6 यूज़ होते हैं। सॉरी, एक्सपेरिमेंट में कंट्रीब्यूशन 6 हाइड्रोजन एटम्स करते हैं, लेकिन यूज्ड हाइड्रोजन एटम्स उनमें से सिर्फ आपके साथ 4 यूज़ होते हैं, और वो बाकी दो जो है वो दोबारा आपके साथ
बन जाते हैं, ठीक है। तो वो बाकी दो यूज़ नहीं हो पाते, लेकिन कंट्रीब्यूट करते हैं एक्सपेरिमेंट में। स्टूडेंट्स, इसके बाद जो है हम न्यूक्लियर फ्यूजन का जो दूसरा प्रोसेस है, जिसको कार्बन साइकिल कहा जाता है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। कार्बन साइकिल। तो कार्बन साइकिल में स्टूडेंट्स स्टेप बाय स्टेप जो है वो प्रोसेस ये होगा कि इसमें जो कार्बन 12 होता है, इस कार्बन 12 के साथ एक हाइड्रोजन मिल जाता है, और ये कार्बन 12 कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रोजन के एक आइसोटोप में, जिसको हम नाइट्रोजन 12 7 कहते हैं। और इसमें एनर्जी आती है 1.95 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। स्टूडेंट्स, यही नाइट्रोजन 12 7 जो है, ये थोड़ी देर बाद जो है स्प्लिट हो जाता है कार्बन 13 6 में, और साथ में आपके साथ एक बीटा पार्टिकल जो है, सॉरी ये 13 है, अच्छा, साथ में आपके साथ एक बीटा पार्टिकल भी बन जाता है, और इसमें जो एनर्जी आती है वो 1.20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की है। स्टूडेंट्स, यही कार्बन 13 6 का जो आइसोटोप है, इसके साथ फिर एक हाइड्रोजन एटम और मिल जाता है, और ये कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सीजन के एक आइसोटोप में, जो आपके साथ है 15 8, ठीक है। अच्छा, अच्छा, इसके बाद जो है, सॉरी ये गलती हो गई, 15 तो इससे नहीं आता, ये नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है, और नाइट्रोजन 14 7 में ये कन्वर्ट हो जाता है। 13 + 1 से 14 आएगा, 6 + 1 से आपके साथ 7 आ जाएगा। और स्टूडेंट्स, इसमें जो एनर्जी बनती है वो 5.74 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी बनती है। अच्छा, यही नाइट्रोजन जो है 14 7, ये इसके साथ एक हाइड्रोजन मिलता है, और फिर ये कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सीजन 15 8 में, और इस प्रोसेस में जो एनर्जी बनती है वो 7.35 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी बनती है। और इसी आपके साथ ऑक्सीजन, जो कि 15 8 ऑक्सीजन है, ये थोड़ी देर बाद जो है दोबारा नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है, नाइट्रोजन 15 7 में, ठीक है, जो कि नाइट्रोजन का एक आइसोटोप है, और साथ में इससे एक बीटा पार्टिकल भी निकल जाता है, और इस प्रोसेस में एनर्जी बनती है 1.73 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। और स्टूडेंट्स, यही जो नाइट्रोजन आपके साथ है 15 7, इसके साथ एक आपके साथ हाइड्रोजन एटम या एक प्रोटॉन दोबारा मिल जाता है, और ये कार्बन 12 6 में और साथ में हीलियम 4 2 में कन्वर्ट हो जाता है, और इसमें जो आपके साथ एनर्जी आती है वो 4.96 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी होती है। तो स्टूडेंट्स, कार्बन 12 यूज हुआ था, और रिजल्ट में कार्बन 12 दोबारा आ गया, तो इसलिए इस साइकिल को हम जो है वो कहते हैं कार्बन साइकिल। ये वैल्यूज जो है एनर्जीज की भी, और ये पूरा साइकिल आपको याद करना होगा, प्रोटॉन साइकिल भी और साथ में कार्बन साइकिल भी, और इनकी ये वैल्यूज भी आपको याद करनी होगी। स्टूडेंट्स, अगर थोड़ी सी हम बात करें कि न्यूक्लियर फिजन में और न्यूक्लियर फ्यूजन में डिफरेंसेस क्या क्या हैं, अगर बात करें कि न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन में डिफरेंसेस जो हैं वो आपके साथ क्या क्या हैं, तो स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर जो आपके साथ फिजन का प्रोसेस है, न्यूक्लियर फिजन का जो प्रोसेस है वो एक लिमिटेड रिसोर्स है। वो आपके साथ क्या है, एक लिमिटेड रिसोर्स है, ठीक है, क्योंकि यूरेनियम 235 जो है वो काफ़ी कॉस्टली भी है, और वो अगर ख़त्म हो जाएगा तो फिर फ्यूजन जो है फिजन आपके साथ मुश्किल हो जाएगी। लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन का जो प्रोसेस है वो लिमिटेड रिसोर्स नहीं है, वो आपके साथ फ़िलहाल के लिए क्या है,
वो अनलिमिटेड है, क्योंकि फ्यूजन में आपको हाइड्रोजन चाहिए, और हाइड्रोजन का सबसे बड़ा सोर्स जो है वो वाटर हमारे साथ मौजूद है। तो ये तो इसमें एक फ़र्क हो गया। अच्छा, फिजन का जो प्रोसेस है, इसमें आपको एनर्जी मिलती है, लेकिन वो एनर्जी कम होती है। और फ्यूजन का जो प्रोसेस है, उसमें आपको एनर्जी मिलती है, लेकिन वो एनर्जी आपके साथ ज़्यादा होती है। तो फ्यूजन से आप ज़्यादा एनर्जी ऑब्टेन कर सकते हैं, फिजन से आपको कम एनर्जी मिलती है। ये एक दूसरा भी फ़र्क है फिजन्स और फ्यूजन्स के दरमियान। अच्छा, तीसरा जो फ़र्क है स्टूडेंट्स, फिजन की जो एनर्जी है वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है। वो आपके साथ एनवायरनमेंट फ्रेंडली जो है वो नहीं है। मतलब कहने का ये है कि फिजन में एनर्जी तो आपको मिल जाती है, लेकिन फिजन रिएक्शन में जो आपको प्रोडक्ट्स मिलते हैं, उस प्रोडक्ट से पोल्यूशन बनता है, और वो रेडियो एक्टिव प्रोडक्ट्स होते हैं। और उन प्रोडक्ट्स को बाकायदा जो है लेड के बॉक्सेस में बंद करके उसको डिस्पोज किया जाता है। तो फिजन प्रोसेस की एनर्जी जो है वो क्लीन एनर्जी नहीं है, वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है। लेकिन फ्यूजन प्रोसेस से जो एनर्जी मिलती है वो आपके साथ क्लीन एनर्जी है, और वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। तो स्टूडेंट्स, ये जितने भी हमने डिफरेंसेस पढ़े, इससे आपको ये अंदाज़ा हो गया होगा कि फ्यूजन जो है वो बहुत बेहतर है एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए एज़ कंपेयर टू फिजन। लेकिन फिर भी हम अर्थ के सरफेस पे अगर एनर्जी ऑब्टेन करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, तो हम उसको फिजन के ज़रिए ऑब्टेन करते हैं, क्योंकि अब तक जो है फ्यूजन के प्रोसेस से एनर्जी ऑब्टेन करना और उसको किसी यूज़फुल जो है कैटेगरी में यूज़ करना, ये बात अब तक अर्थ के सरफेस पे इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो ज़रा इस पे भी बात कर लेते हैं कि फ्यूजन से जो एनर्जी ऑब्टेन करना है, अभी तक वो हमारे लिए इम्पॉसिबल क्यों है? तो उसके स्टूडेंट्स तीन मेन रीजंस हैं कि फ्यूजन को क्यों हम अर्थ के सरफेस पे कंडक्ट नहीं करा सकते। तो उसमें एक रीज़न ये है कि फ्यूजन को इनिशिएट करने के लिए आपको बहुत हाई टेम्परेचर जो है वो चाहिए होता है, जो तकरीबन 10⁻⁷ केल्विन का टेम्परेचर आपको चाहिए होता है। असल में देखें स्टूडेंट्स, फ्यूजन असल में दो न्यूक्लियसिस का आपस में फ्यूज होना है और एक बड़ा न्यूक्लियस बनाना है। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि न्यूक्लियसेस जो है वो दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, और वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इनको फ्यूज करने का हमारे साथ एक ही तरीका है कि हम इन दोनों न्यूक्लियसेस के टेम्परेचर को इतना बढ़ा दें कि ये दोनों न्यूक्लियसेस बहुत हाई काइनेटिक एनर्जी गेन करें, और उस हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ ये दोनों न्यूक्लियसेस एक दूसरे की तरफ बढ़ें, और इनके दरमियान जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिपल्सिव फोर्स है, ये उस फोर्स को ओवरकम करें और एक न्यूक्लियस में ये कन्वर्ट हो जाए। तो उसके लिए आपको बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए। वो बहुत हाई टेम्परेचर हम अर्थ के सरफेस पे आसानी से प्रोड्यूस नहीं कर सकते, लेकिन सन में और स्टार्स में वो टेम्परेचर इजीली प्रोड्यूस हो सकता है। तो सन में और स्टार्स में तो फ्यूजन्स पॉसिबल है, लेकिन अर्थ के सरफेस पे फ्यूजन जो है किसी हेल्दी कॉज के लिए अभी तक पॉसिबल नहीं हुआ, जिसका एक रीज़न जो है वो इसको इनिशिएट करने के लिए हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है। दूसरा रीज़न उसका स्टूडेंट्स, उसके चेन रिएक्शन को कंट्रोल करना है। चेन रिएक्शन की जो कंट्रोलिंग है वो भी एक मसला है,
क्योंकि हम अभी तक जो है इसमें कामयाब नहीं हो पाए कि फ्यूजन के चेन रिएक्शन को फिर कैसे कंट्रोल करना है। तो ये भी एक इशू है जिसकी वजह से फ्यूजन का प्रोसेस अभी तक हमने किसी हेल्दी कॉज के लिए अर्थ के सरफेस पे जो है वो अंडरगो नहीं किया। और तीसरा जो रीज़न है स्टूडेंट्स वो ये है कि लेट्स सपोज आप इतना हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस भी कर लें, तो इतने हाई टेम्परेचर पे जो वो न्यूक्लियर फ्यूल होगा जिसको आपने यूज़ करना होगा, जो कि मतलब हाइड्रोजन होगा, लेकिन वो हाइड्रोजन इस हाई टेम्परेचर पे किस स्टेट में होगा? वो हाइड्रोजन इस हाई टेम्परेचर पे प्लाज्मा स्टेट में होगा। तो उस हाइड्रोजन प्लाज्मा की प्लेसमेंट आप कहाँ पे करोगे? उस हाइड्रोजन प्लाज्मा को इतने हाई टेम्परेचर पे आप रखोगे कहाँ? मतलब मिसाल के तौर पे अगर आप एक कंटेनर में उस हाइड्रोजन प्लाज्मा को रख रहे हो, तो इस हाई टेम्परेचर की वजह से तो वो कंटेनर जो है कब का मेल्ट हो गया होगा। तो उस हाइड्रोजन प्लाज्मा की प्लेसमेंट भी एक इशू है कि उसको कहाँ पे रखा जाएगा। वैसे इस थर्ड लिमिटेशन पे आजकल काम हो रहा है, और वो सोच रहे हैं कि हम इस न्यूक्लियर फ्यूल को या हाइड्रोजन प्लाज्मा को मैग्नेटिक फील्ड के हेल्प से या मैग्नेटिक लेविटेशन के हेल्प से हम इस हाइड्रोजन प्लाज्मा को प्लेस कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल ये तीन ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से हमने अभी तक न्यूक्लियर फ्यूजन के प्रोसेस को अर्थ के सरफेस पे किसी हेल्दी कॉज के लिए जो है वो हम इसको पूरा नहीं कर पाए हैं। लेकिन जैसे ही ये तीन लिमिटेशंस को हम ओवरकम कर लेंगे, तो फिर न्यूक्लियर फ्यूजन से हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी मिल सकती है। वो एनर्जी क्लीन एनर्जी है, और बहुत अरसे तक हम इससे एनर्जी को ऑब्टेन कर सकते हैं, और हमारे एनर्जी के क्राइसिस जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसके साथ ही न्यूक्लियर रिएक्शंस का टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। न्यूक्लियर फिजन्स और न्यूक्लियर फ्यूजन्स को हमने आज के लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किया है। कल के लेक्चर में हम जो है पार्टिकल मॉडल ऑफ फिज़िक्स पे बात करेंगे, या पार्टिकल मॉडल ऑफ इस यूनिवर्स की बात करेंगे, और उसमें हम जो इस यूनिवर्स में बेसिक 4 फोर्सेस हैं उन फोर्सेस पे डिस्कशन करेंगे। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।